प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। जीके विद ए के अयान में आपका हार्दिक स्वागत है। प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत आज का हमारा टॉपिक रहेगा मौर्योत्तर काल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11। कुषाणों के काल में उत्तरापथ नामक प्रसिद्ध व्यापारिक मार्ग किन दो शहरों के बीच था? ऑप्शन ए उज्जैन से मथुरा, ऑप्शन बी पुरुषपुर से मथुरा, ऑप्शन सी मथुरा से तक्षशिला या ऑप्शन डी पुरुषपुर से तक्षशिला। सही उत्तर है सी मथुरा से तक्षशिला। कुषाण काल में उत्तरापथ प्रमुख व्यापारिक मार्ग मथुरा से तक्षशिला तक जाता था। यह मार्ग रेशम, मसालों और सांस्कृतिक आदान प्रदान का प्रमुख केंद्र था। उत्तरापथ से संबंधित कुछ मुख्य तथ्य इस प्रकार हैं। व्यापार, वाणिज्य एवं बौद्ध धर्म का प्रसार के लिए इस मार्ग का उपयोग किया जाता था। कुषाण वंश के शासक कनिष्क का इस मार्ग को सुरक्षित बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा। तक्षशिला प्राचीन शिक्षा का एक प्रसिद्ध केंद्र था। प्रश्न संख्या 12। सम्राट खारवेल का नाम किस लेख के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए गिरनार के स्तंभ लेख के साथ, बी जूनागढ़ के स्तंभ लेख के साथ, सी हाथी गुम्फा लेख के साथ या डी सारनाथ लेख के साथ। सही उत्तर है सी हाथी गुम्फा लेख के साथ। व्याख्या में हम देखते हैं कि कलिंग के सम्राट खारवेल का नाम हाथी गुम्फा अभिलेख से जुड़ा हुआ है। यह अभिलेख उनके शासनकाल, विजयों और जैन धर्म को दिए गए संरक्षण का विवरण देता है। प्रश्न संख्या 13 में कूट ए को कूट बी से सही क्रम में सुमेलित करना है। सुमेलित राजवंश और उनकी राजधानियों का क्रम इस प्रकार से है। शुंग वंश पाटलिपुत्र, सातवाहन पैठन, कदंब बनवासी और चंदेलों की राजधानी महोबा थी। शुंग वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, जो कि मौर्यों से विरासत में मिली थी। सातवाहनों ने प्रतिष्ठान यानी पैठन को अपनी राजधानी बनाया। कदंब वंश की राजधानी बनवासी थी। चंदेलों ने महोबा को अपनी राजधानी बनाया। स्लाइड में इन राजधानियों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 14। निम्नलिखित शासकों में से किसके लिए एका ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र शुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी या डी शूशर्मन। सही उत्तर है ऑप्शन सी गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी के लिए एका ब्राह्मण की उपाधि का प्रयोग हुआ है। यह उपाधि उनके नासिक अभिलेख में मिलती है, जहां उन्हें ब्राह्मण धर्म का रक्षक बताया गया है। नासिक अभिलेख में उन्हें खत्रियों का दर्प दलन करने वाला और एका ब्राह्मण कहा गया। यह उपाधि शक क्षत्रपों के विरुद्ध उनकी विजयों के बाद प्राप्त हुई। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण धर्म के समर्थक थे, पर एका ब्राह्मण की उपाधि प्राप्त नहीं थी। वे जन्म से ब्राह्मण थे और मौर्य वंश को उखाड़ फेंककर अपना शासन स्थापित किया। विभिन्न ऐतिहासिक शिलालेखों के अनुसार पुष्यमित्र शुंग हिंदू देवता शिव के भक्त थे। इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों में हम देखते हैं कि गौतमीपुत्र सातकर्णी ने किस शक शासक को हराया था? नहपान को। एका ब्राह्मण का अर्थ क्या है? ब्राह्मणों का सर्वोच्च रक्षक। नासिक अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा में। नासिक अभिलेख मुख्य रूप से सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी की विजयों और उपलब्धियों का वर्णन करते हैं, विशेषकर उनकी माता गौतमी बालाश्री द्वारा उत्कीर्ण प्रशस्ति में, जो उनके शासनकाल के दौरान सातवाहन शक्ति के पुनरुत्थान और शकों पर विजय को दर्शाती है। और ये अभिलेख प्राकृत भाषा व ब्राह्मी लिपि में है, जो सातवाहन काल के इतिहास, प्रशासन और समाज की महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। प्रश्न संख्या 15। निम्न में से सातवाहनों की राजधानी कहाँ पर स्थित थी? ऑप्शन ए अमरावती में, बी नांदेड़ में, सी नालदुर्ग में या डी दुर्ग में। सही उत्तर है ऑप्शन ए अमरावती में। अमरावती भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिणी हिस्से में स्थित था और यह प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व से
तृतीय शताब्दी ईसा के मध्य अस्तित्व में रहा। अमरावती वर्तमान में आंध्र प्रदेश राज्य के कृष्णा जिले में स्थित है। यह स्थान ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था क्योंकि यह कला, संस्कृति और व्यापार के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यहाँ के शाही स्तूप और अन्य धार्मिक संरचनाएं ऐतिहासिक धरोहरों का हिस्सा थी। प्रश्न संख्या 16। आंध्र सातवाहन राजाओं की सबसे लंबी सूची किस पुराण में मिलती है? ऑप्शन ए वायु पुराण, बी विष्णु पुराण, सी मत्स्य पुराण या डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। सही उत्तर है ए वायु पुराण। वायु पुराण इस वंश के लगभग 30 शासकों और उनके शासनकाल का विवरण देते हैं, जिसमें संस्थापक सिमुक से लेकर महत्वपूर्ण राजाओं की जानकारी शामिल है। वायु पुराण हिंदू धर्म के 18 प्रमुख पुराणों में से एक है, जिसका नाम वायु देवता के नाम पर रखा गया है और यह सृष्टि के निर्माण, भगवान शिव व विष्णु की महिमा, राजवंशों, भूगोल, खगोल, युगों और धार्मिक आचरण का विस्तृत वर्णन करता है। प्रश्न संख्या 17। किसकी राजसभा में हेलियोडोरस एक राजदूत के रूप में था? ऑप्शन ए काशीपुत्र भागभद्र, बी पुष्यमित्र शुंग, सी चंद्रगुप्त मौर्य, डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए काशीपुत्र भागभद्र। हेलियोडोरस, जो एक ग्रीक दूत था, काशीपुत्र भागभद्र की राजसभा में एक राजदूत के रूप में उपस्थित था। हेलियोडोरस ने भारत में बौद्ध धर्म के प्रचारक के रूप में कार्य किया और उसकी उपस्थिति के प्रमाण सांस्कृतिक संपर्कों का उदाहरण है। वह संगमनेर में राजा भागभद्र की सभा में एक ग्रीक दूत के रूप में भेजा गया था और उसने भारतीय धर्म और संस्कृति के साथ संबंध स्थापित किया। हेलियोडोरस स्तंभ, जिसे विधि स्तंभ भी कहा जाता है, का निर्माण इस तथ्य को प्रमाणित करता है, जिसमें हेलियोडोरस ने भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किया और यह स्तंभ भारतीय उपमहाद्वीप में सांस्कृतिक और धार्मिक आदान प्रदान का महत्वपूर्ण प्रमाण है। प्रश्न संख्या 20। निम्न में से किसने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं को जारी किया था? ऑप्शन ए शुंग शासकों ने, बी चेदी शासकों ने, सी कन्नड़ शासकों ने या डी सातवाहन शासकों ने। सही उत्तर है डी सातवाहन शासकों ने। सातवाहन शासकों ने सर्वप्रथम 14 मुद्राओं को जारी किया था। ये मुद्राएं आमतौर पर 14 धातु से बनी होती थी, जो ताम्र और अन्य धातुओं का मिश्रण होती थी। सातवाहन शासकों ने इन मुद्राओं का उपयोग अपनी प्रशासनिक और वाणिज्यिक गतिविधियों के लिए किया। इन मुद्राओं पर शासक की छवि, विभिन्न धार्मिक प्रतीक अंकित होते थे, जो उनकी शक्ति और उनके शासन का प्रतीक थे। उनके द्वारा जारी की गई मुद्राएं प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण हिस्सा बनी। प्रश्न संख्या 20। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में उल्लेखित अग्निमित्र निम्नलिखित में से किस राजवंश का राजा था? ऑप्शन ए कण्व वंश, बी शुंग वंश, सी शक वंश या डी सातवाहन वंश। सही उत्तर है बी शुंग वंश। कालिदास के नाटक मालविका अग्निमित्र में उल्लेखित अग्निमित्र शुंग वंश का शासक था। शुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र शुंग ने की थी और अग्निमित्र उसका पुत्र था। यह नाटक शुंग वंश के दरबार और राजनीति की पृष्ठभूमि पर आधारित है। अग्निमित्र का शासनकाल दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व में था और कालिदास ने इस नाटक में उनके जीवन के एक काल्पनिक घटनाक्रम का चित्रण किया है, जिसमें प्रेम, राजनीति और शाही परिवार के भीतर के संघर्षों को दर्शाया गया है। विदिशा स्तंभ अभिलेख में किस हिंद यवन शासक का उल्लेख है? ऑप्शन ए सुविक्ष, बी एंटियालकिड्स, सी भागभद्र या डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन बी एंटियालकिड्स। यह स्तंभ अभिलेख
हेलियोडोरस द्वारा स्थापित किया गया था, जो एक ग्रीक दूत था और काशीपुत्र भागभद्र की राजसभा में था। एंटियालकिड्स ग्रीक शासक था और बैस नगर स्तंभ अभिलेख में उसके संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, जिसमें उसने भगवान विष्णु के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त की थी। प्रश्न संख्या 22। निम्न में से किन दो विद्वानों ने कृष्ण के समय बुलाई गई बौद्ध संगीति में भाग लिया था? सही उत्तर है अश्व घोष और वसुमित्र। कनिष्क के शासनकाल में कश्मीर में आयोजित तीसरी बौद्ध संगीति में अश्व घोष और वसुमित्र ने भाग लिया था। इस संगीति का आयोजन कनिष्क ने बौद्ध धर्म के सिद्धांतों की चर्चा और समग्रता को बनाए रखने के लिए किया था। अश्वघोष वे महान कवि और बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तथा वसुमित्र वे प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थे जिन्होंने बौद्ध धर्म के योगाचार स्कूल के सिद्धांतों पर कार्य किया। प्रश्न संख्या 23। पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? ऑप्शन ए साइरस, बी कैम्बिसिस, सी डेरिसिस प्रथम या डी सहार्स। सही उत्तर है बी कैम्बिसिस। प्रश्न संख्या 24। प्राचीन काल के भारत पर आक्रमणों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही काल अनुक्रम है? ऑप्शन ए यूनानी शक कुषाण, बी यूनानी कुषाण शक, सी शक यूनानी कुषाण या डी शक कुषाण यूनानी। सही उत्तर है ऑप्शन बी यूनानी कुषाण शक। यूनानी ग्रीक आक्रमण। सबसे पहले अलेक्जेंडर ने 4th शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के पश्चिमोत्तर हिस्सों में आक्रमण किया। उनका उद्देश्य भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण स्थापित करना था। कुषाण आक्रमण। इसके बाद कुषाण साम्राज्य का उदय हुआ, जो 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से 2री शताब्दी ईस्वी तक भारत के उत्तरी और मध्य भागों में प्रभावित था। यह एक प्रमुख मध्य एशियाई साम्राज्य था जिसने भारतीय उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में शासन किया। शक आक्रमण। इसके बाद शक जातियां भारत में आई और उन्होंने प्रथम शताब्दी के अंत से 4थी शताब्दी के दौरान भारत के पश्चिमी और मध्य हिस्सों में शासन किया। प्रश्न संख्या 24। गांधार कला शैली एक संश्लेषण है। ऑप्शन ए भारतीय तथा फारसी कला का, ऑप्शन बी भारतीय तथा चीनी कला का, ऑप्शन सी भारतीय तथा तुर्की अफगानी कला का, अथवा ऑप्शन डी भारतीय तथा यूनानी कला का। सही उत्तर है ऑप्शन डी भारतीय तथा यूनानी कला का। गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला का एक संश्लेषण है। यह कला शैली मुख्य रूप से कुषाण साम्राज्य के समय, विशेषकर कनिष्क के शासन काल में विकसित हुई। गांधार कला में ग्रीक और भारतीय कला की विशेषताओं का मिश्रण देखा जाता है, जैसे कि यूनानी कला की वास्तविकता और मानवीय रूपों की अभिव्यक्ति और भारतीय धर्म और संस्कृति के प्रतीकों का समावेश। प्रश्न संख्या 25। जो कला शैली भारतीय और यूनानी आकृति का सम्मिश्रण है उसे कहते हैं? ऑप्शन ए शिखर, बी बेरा, सी गांधार या डी नागर। सही उत्तर है सी गांधार। गांधार कला शैली भारतीय और यूनानी कला का सम्मिश्रण है। यह कला शैली कुषाण साम्राज्य के समय, विशेषकर कनिष्क के शासनकाल में विकसित हुई। गांधार कला में यूनानी कला की वास्तविकता और मानवीय रूपों की प्रस्तुति के साथ साथ भारतीय धर्म और संस्कृति के तत्वों का समावेश था। इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण बुद्ध की मूर्तियां हैं, जिन्हें यूनानी शैली में बनाया गया था।
लेकिन उसका विषय भारतीय ही था। प्रश्न संख्या 26। अफगानिस्तान का बामियान प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए हिंदू मंदिर के कारण, ऑप्शन बी हाथी दांत के काम हेतु, या ऑप्शन डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। सही उत्तर है ऑप्शन डी बुद्ध प्रतिमा के लिए। यहाँ दो विशाल बुद्ध प्रतिमाएं स्थापित थी जो 6ठी शताब्दी में निर्मित हुई थी। ये प्रतिमाएं गांधार कला शैली में बनी थीं और अपने आकार और सौंदर्य के लिए अत्यधिक प्रसिद्ध थी। हालांकि इन बुद्ध प्रतिमाओं को 2001 में तालिबान द्वारा नष्ट कर दिया गया था, लेकिन बामियान का ऐतिहासिक महत्व आज भी बुद्ध धर्म और कला के क्षेत्र में अत्यधिक है। प्रश्न संख्या 27। बाल विवाह की प्रथा आरंभ हुई थी। ऑप्शन ए मौर्य काल में, बी कुषाण काल में, सी गुप्त काल में, या डी हर्षवर्धन के काल में। सही उत्तर है ऑप्शन सी गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा प्रारंभ हुई। गुप्त साम्राज्य लगभग 4ठी से 6ठी शताब्दी के दौरान समाज में महिलाओं की स्थिति और विवाह के बारे में विचार बदलने लगे थे और इस समय के बाद बाल विवाह की प्रथा धीरे धीरे बढ़ गई। गुप्त काल में विशेष रूप से उच्च जातियों में बच्चों के विवाह जल्दी कर दिए जाने की परंपरा शुरू हो गई। हालांकि यह प्रथा इसके बाद के समय में भी जारी रही, लेकिन गुप्त काल में यह अपनी चरम सीमा तक पहुंच गई थी। प्रश्न संख्या 28। किस चीनी जनरल ने कनिष्क को हराया था? ऑप्शन ए पांचाऊ, बी पानयांग, सी हुआंगटी, या डी हो टी। सही उत्तर है ऑप्शन ए पांचाऊ। पांचाऊ एक प्रसिद्ध चीनी जनरल था जिसने कनिष्क को हराया था। पांचाऊ ने कुषाण साम्राज्य के शासक कनिष्क के खिलाफ एक अभियान चलाया और उसे पराजित किया। पांचाऊ की सेना ने कश्मीर और अन्य उत्तरी भारत के क्षेत्रों में आक्रमण किया जो उस समय कुषाण साम्राज्य के नियंत्रण में थे। प्रश्न संख्या 29। निम्नलिखित वंशों में सेमुक किसका संस्थापक था? ऑप्शन ए चेर, बी चोल, सी पांड्य, या डी सातवाहन। सही उत्तर है ऑप्शन डी सातवाहन वंश का। सेमुक सातवाहन वंश का संस्थापक था। सातवाहन वंश दक्षिण भारत में प्रमुख था और इसका शासन लगभग 1ली शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 3री शताब्दी तक रहा। सेमुक ने इस वंश की नींव रखी और इसे स्थापित किया, जिसके बाद सातवाहन साम्राज्य का विस्तार हुआ। सातवाहन शासक प्राचीन भारत में प्रमुख थे और उन्होंने विभिन्न व्यापारिक और सांस्कृतिक संपर्कों को बढ़ावा दिया। प्रश्न संख्या 30। निम्नलिखित में से कौन सा शासक वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है? ऑप्शन ए पुष्यमित्र सुंग, बी खारवेल, सी गौतमीपुत्र सातकर्णी, या डी वासुदेव। सही उत्तर है ऑप्शन ए पुष्यमित्र सुंग। पुष्यमित्र सुंग को वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है। पुष्यमित्र सुंग ने सुंग वंश की स्थापना की और मौर्य साम्राज्य के बाद भारतीय समाज में ब्राह्मणों के प्रभाव को पुनः स्थापित किया। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रभाव को दबाने के लिए कई कदम उठाए और वर्ण व्यवस्था ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की रक्षा की, जिससे यह व्यवस्था मजबूत हुई। इसी कारण उन्हें वर्ण व्यवस्था का रक्षक कहा जाता है।